हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 6 का पाठ 7 पौधों को जानिए करते हुए मूसला जड़ और रेशे जड़ के विषय में पढ़ेंगे। जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं, जो चित्र 7.17a है, यह मुख्य जड़ है। इसमें यह मूसला जड़ कहते हैं इसको। छोटी जड़ों को पार्श्व जड़ कहते हैं। जिन पौधों की जड़ें चित्र 7.17b के समान हैं, उनमें कोई मुख्य जड़ नहीं होती। सभी जड़ें एक समान दिखाई देती हैं। इन्हें झकड़ा जड़ अथवा रेशेदार जड़ें कहते हैं। एकत्र किए गए खरपतवार पौधों को उनकी जड़ के आधार पर 2 समूहों में छांटिए। मूसला जड़ वाले पौधों को समूह ए में तथा रेशेदार जड़ वाले पौधों को समूह बी में रखिए। समूह ए के पौधों की पत्तियों को देखिए, इनका शिरा विन्यास किस प्रकार का है। समूह बी के पौधों की पत्तियों का शिरा विन्यास किस प्रकार का है। बूझों के मस्तिष्क में एक अजब विचार आया। यदि यह जानना चाहता है कि पौधों की जड़ किस प्रकार की होगी, तो उसे उस पौधे को उखाड़ने की आवश्यकता नहीं है। वह पौधे की पत्तियों को देखकर उसका उत्तर दे सकता है। क्या आपने ध्यान दिया कि पौधों को पत्ती के शिरा विन्यास एवं जड़ के प्रकार में एक रोचक संबंध होता है। क्या उन सभी पौधों जिनका आप अध्ययन कर चुके हैं कि पत्तियों का शिरा विन्यास एवं जड़ के प्रकार को सारणी 7.2 में सही रूप से भर सकते हैं। सारणी 7.2 में आपको पौधे का नाम लिखना है, शिरा विन्यास का प्रकार लिखना है और जड़ का प्रकार लिखना है। हमने देखा कि जड़ें मिट्टी से जल को अवशोषण करती हैं तथा तना जल एवं खनिज को पत्ती एवं पौधों के अन्य भागों तक पहुँचाता है। पत्तियां भोजन संश्लेषित करती हैं। यह भोजन तने से होकर पौधे के विभिन्न भागों में संग्रहित हो जाता है। इस प्रकार कुछ जड़ों जैसे गाजर, मूली, शकरकंद, शलगम एवं टेपियोका आदि को हम खाते हैं। हम पौधे के अन्य भागों को भी खाते हैं जहां भोजन भंडारित रहता है। चित्र 7.18 में एक तना दिखाया गया है और इसकी जड़ें दिखाई गई हैं। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि तना 2 तरीके से मार्ग कार्य करता है। चित्र 7.18 में दिखाया गया है। अब आप चित्र में लिखिए कि तने में कौन सा पदार्थ ऊपर की ओर जाते हैं और कौन से पदार्थ नीचे की ओर। अपने परिच्छेद से हम पुष्प की संरचना का अध्ययन करेंगे। पुष्प। गुलाब के पौधे के 3 आरेख चित्र 7.19 ए, बी और सी दर्शाए गए हैं। कौन सी स्थिति में आप पौधों को भली भांति पहचान सकते हैं और क्यों। चित्र 7.1 में पुष्प को रंगने के लिए आपने किस रंग का प्रयोग किया था। क्या सभी पुष्प रंग बिरंगे होते हैं। क्या आपने घास, गेहूं, मक्का अथवा अमरूद के पुष्प भी देखे हैं। क्या वे चटकीले होते हैं। आइए कुछ पुष्पों का अध्ययन करेंगे। क्रियाकलाप 10 के लिए हमें आवश्यक सामग्री एक पुष्प कलिका तथा निम्न में से किसी पौधे के 2 पुष्प, धतूरा, गुड़हल, गुलाब, सरसों, बैंगन, भिंडी, गुलमोहर, एक ब्लेड चाहिए, स्लाइड अथवा कागज, आवर्धक लेंस एवं जल। चित्र 7.20 को ध्यानपूर्वक देखें। खिले हुए पुष्प का प्रमुख भाग कौन सा है। यह पुष्प की पंखुड़ियां हैं। विभिन्न पुष्पों की पंखुड़ियां अलग अलग रंग की होती हैं। आपके विचार में कलिका में यह पंखुड़ियां कहाँ बंद थी। कलिका का प्रमुख भाग कौन सा है। क्या आपने ध्यान दिया, यह भाग छोटी पत्ती की भांति दिखाई देता है। इसे बाह्य दल कहते हैं। पुष्प के बाह्य दल एवं पंखुड़ियों को भली भांति अवलोकन कीजिए। क्या निम्न प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं आप। इसमें कितने बाह्य दल हैं। क्या ये आपस में जुड़े हैं अथवा स्वतंत्र हैं। बाह्य दल एवं पंखुड़ियाँ किन रंगों की हैं। आपके फूल में पंखुड़ियों की संख्या कितनी है। क्या वे एक दूसरे से जुड़ी हैं अथवा स्वतंत्र हैं। क्या जुड़े हुए बाह्य दल वाले पुष्प की पंखुड़ियाँ अलग अलग हैं या संयुक्त हैं। अपनी कक्षा के सभी विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न पुष्पों के अध्ययन संबंधी प्रेक्षण सारणी 7.3 में लिखिए। विद्यालय अथवा किसी अन्य बगीचे में जाकर विभिन्न पुष्पों का अध्ययन कीजिए तथा अपने प्रेक्षण इस सारणी में लिखें। इस सारणी के अंतिम 2 कॉलम भरें।
आप पुष्प के आंतरिक भाग को स्पष्ट रूप से कब देख सकेंगे? जब पंखुड़ी जुड़ी हो अथवा जब वे स्वतंत्र हों। उदाहरण के लिए धतूरे एवं अन्य घंटाकार पुष्प की पंखुड़ियों को लंबाई में काटकर आप पुष्प के आंतरिक भागों को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। पुष्प के आंतरिक भागों को स्पष्ट रूप से देखने के लिए बाह्य दल एवं पंखुड़ियों को हटा दीजिए। चित्र 7.22 को ध्यान से देखिए। ये रहा। आप अपने पुष्प में पुंकेसर एवं स्त्री केसर को पहचानिए। चित्र 7.23 को ध्यानपूर्वक देखिए। इसमें विभिन्न पुष्पों में पाए जाने वाले विविध प्रकार के पुंकेसर दिखाए गए हैं। अब देखिए आप चित्र 7.22 में पुष्प के भाग दिखाए गए हैं, पुंकेसर, स्त्री केसर और परागकोश। क्या आप पुंकेसर के दोनों भागों को पहचान सकते हैं? अपने पुष्प में पुंकेसर की संख्या ज्ञात कीजिए। एक पुंकेसर का चित्र बनाकर उसे नामांकित कीजिए। पुष्प के केंद्र में स्थित भाग को स्त्री केसर कहते हैं और आप इसे पूरी तरह से नहीं देख पा रहे हो तो पुंकेसर को हटा दीजिए और चित्र 7.24 की सहायता से स्त्री केसर के भागों को पहचानिए। चित्र 7.23 में देखिए, ये परागकोश और तंतु दो भाग दिखाए गए हैं। ये पुंकेसर के भाग हैं। तो अब हम स्त्री केसर के भाग देखते हैं 7.24 में। ये है वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। अपने पुष्प के स्त्री केसर का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। अब हम एक क्रियाकलाप करेंगे। एक पुष्प के अंडाशय की संरचना का अध्ययन करें। यह स्त्री केसर का सबसे निचला एवं फूला हुआ भाग होता है। इसकी आंतरिक संरचना के अध्ययन के लिए इसे काटना पड़ता है। यह जानने के लिए कि अंडाशय किस प्रकार काटा जाए, चित्र 7.25 ए और बी को ध्यान से देखिए। अंडाशय को एक स्लाइड अथवा प्लेट पर चित्र 7.25 के अनुसार रखकर इसे दो भागों में काट सकते हैं। अंडाशय का कर्तन, अनुदैर्घ्य काट और अनुप्रस्थ काट। एक ए पार्ट है और एक बी पार्ट। तो अब हमने क्या किया है, अंडाशय की जो आंतरिक संरचना है ये दिखाई गई है चित्र 7.26 में, लंबाई में काट के दिखाई गई है और दूसरा अनुप्रस्थ काट। अंडाशय की काट को सूखने से बचाने के लिए प्रत्येक काट को या सेक्शन को उसके ऊपर जल की बूंदें रखिए। आवर्धक लेंस की सहायता से अंडाशय को आंतरिक रचना का अध्ययन कीजिए। क्या आपको अंडाशय में छोटी छोटी गोल संरचनाएं दिखती हैं? इन्हें बीजांड कहते हैं। अंडाशय के आंतरिक भाग को अपनी नोटबुक में चित्र बनाइए। कुछ और पुष्पों का अध्ययन करने के लिए अपने अध्यापक के साथ विद्यालय अथवा किसी पार्क के बगीचे में जाएं और अधिक से अधिक पुष्पों का अध्ययन कीजिए। पुष्प के नाम जानने के लिए आप माली की सहायता ले सकते हैं। ध्यान रहे कि आवश्यकता से अधिक पुष्प न तोड़ें। नोटबुक में जो कुछ आपने 7.3 में लिखा है उसके आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या सभी फूलों में बाह्य दल, पंखुड़ी, पुंकेसर एवं स्त्री केसर पाए जाते हैं? क्या पुष्प ऐसे भी हैं जिसमें उपयुक्त पुष्पांगों में से कोई भाग नहीं पाया जाता? क्या किसी फूल में इनसे अलग भाग भी मिलते हैं? क्या आपने ऐसे पुष्प देखे हैं जिसमें बाह्य दल और पंखुड़ी समान दिखते हों? क्या कोई पुष्प ऐसा भी है जिसमें बाह्य दलों की संख्या और पंखुड़ियों की संख्या समान होती है? क्या अब आप इस बात से सहमत हैं कि सभी पुष्पों की संरचना सदैव एक जैसी नहीं होती? विभिन्न पुष्पों में बाह्य दल, पंखुड़ी, पुंकेसर एवं स्त्री केसर की संख्या में अंतर हो सकता है। कुछ पुष्पों में इनमें से कुछ भाग अनुपस्थित भी हो सकते हैं। आपने पत्ती, तना एवं जड़ के लक्षण एवं कुछ कार्यों के विषय में पढ़ा। हमने विभिन्न पुष्पों की संरचना का अध्ययन किया। पुष्पों के कार्यों के विषय में आप अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे और फलों के विषय में भी अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारा पाठ पौधों को जानिए यहीं